अस्सलाम वालेकुम, शाराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस जो है वो आजकल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत है। इससे पहले अगर आपको याद होगा कि 2002 में ये जो अमरीकी सहाफ़ी है इसका कत्ल हो गया था और उसके कत्ल के इल्ज़ाम में अहमद उमर शेख और उसके साथियों को पहले तो ट्रायल कोर्ट ने सज़ा दी थी, लेकिन फिर हाई कोर्ट सिंध हाई कोर्ट जो है वहाँ पर उन सज़ाओं को क्योंकि कम कर दिया गया था और बरी भी कर दिया गया था, और क्योंकि 7 साल की सज़ा अहमद उमर शेख की हुई थी तो इस बुनियाद पर उनको बरी करने का हुक्म दे दिया गया था। लेकिन इस फैसले के दीगर जो हैं वो 6 अपीलें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस साल मई के अंदर जो है वो दाखिल की गई। 2002 से चलने वाला ये मुकदमा आज 18 साल से चल रहा है और 18 साल हो गए हैं और अब ये बराखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाइनल हतमी जो इसका जो लिटिगेशन का राउंड है वो ख़त्म होगा इन अपीलों के फ़ैसलों के साथ ही। तो 3 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस याया अफरीदी। इससे पहले भी ये मुख्तलिफ बेंचेस में लगता रहा, जिसमें पहले जस्टिस मंसूर मलक होते थे लेकिन उनकी तरफ से सवालात आते थे और फिर बहरहाल ये बेंचेस में तब्दीली हुई। तो अब ये जो बेंच है इसने अपना समाअत शुरू की है और पिछले 2 दिन से फ़ारूक एच नाइक जो कि सिंध हुकूमत की तरफ से इस मुकदमे में पेश हो रहे हैं उनके दलाइल जारी हैं। तो आज भी उसकी दूसरी समाअत थी और मज़ीद समाअत जो है वो अब कल होगी। और आज की समाअत में फ़ारूक एच नाइक जो हैं उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है और उन्होंने कहा कि ये जो डैनियल पर्ल का कत्ल है ये दरअसल आलमी सतह पर दहशत गर्दी की कड़ी से मिलता है और ये एक वो ऐसी साजिश है, साजिश और की कॉन्स्पिरेसी, और वो उनके अपने दलाइल हैं लेकिन उनका असर में ये एक मौक़िफ़ था। और दूसरा उन्होंने आज एक डिफेंस विटनेस यानी कि अहमद उमर शेख की तरफ से जो सफाई के गवाह पेश हुए थे उनमें उनके करीबी अजीज़ का DW1 जो है उसका बयान जो है वो भी अदालत के सामने पेश किया, जिसके मुताबिक इस वारदात से पहले अहमद उमर शेख जो हैं वो इंडिया भी गए थे और वहाँ पर वो गिरफ़्तार भी हुए थे। और आया वो, अगर आपको याद हो, मौलाना मसूद अज़हर एक इंडियन तैयारा अगवा हुआ था जो उसको कंधार ले जाया गया था और फिर वहाँ पे कुछ लोग रिहा हुए थे, उनमें अहमद उमर शेख थे। इस हवाले से उस WPD डिफेंस विटनेस जो हैं उनका कहना है कि उनको इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन ये बात का इल्म है कि वो इंडिया में गए थे और गिरफ़्तार हुए थे। आज की कार्रवाई में और फ़ारूक नाइक जो हैं उन्होंने क्या कुछ कहा और उनसे अदालत ने क्या क्या सवालात किए, इस पर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नासिर इकबाल डॉन अखबार। काफ़ी दिन के बाद आए हैं ना तो इसलिए ज़रा नाम भूल गया, नासिर इकबाल। नासिर साहब, ये केस की अहमियत आपके पेश नज़र क्या है? ये केस जो है वो देखिए 18 साल से चल रहा है। ये केस 2002 मतलब से शुरू हुआ है ये केस। इसकी अहमियत क्या है, क्यों है? क़य्यूम साहब शुक्रिया। असल में जो डैनियल पर्ल थे वो साउथ एशिया के ब्यूरो चीफ थे वॉल स्ट्रीट जर्नल के। वॉल स्ट्रीट जर्नल आपको मालूम है एक बहुत बड़ा अखबार है और उसकी इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस है। उसके आपको याद होगा कि इस पर एक फ़िल्म भी बन चुकी है, माइटी हार्ट, और पूरी दुनिया में ये चली थी डैनियल पर्ल के मर्डर के ऊपर। तो इससे इस पे ना इंटरनेशनल ऑडियंस बहुत है इस केस की। इस पे जब भी आप ये केस लगता है तो आपको याद है, आपके को भी मुझे भी कॉल्स आती हैं बाहर से, हमसे पूछा जाता है कि क्या बना। फिर इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ जो पाकिस्तान में बेस्ड हैं वो हमसे बार बार पूछती हैं कि यार ये केस कब लगेगा। तो ये इसकी इंटरनेशनल जो ऑडियंस है बहुत ज़्यादा है, वहाँ बहुत देखी जाती है, पढ़ा जाता है, इसलिए इस केस में बहुत ज़्यादा अहमियत है। दूसरा जो फ़ारूक एच नाइक है वो भी यही आज उनके जो आर्गूमेंट्स थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो लास्ट हियरिंग्स थी उसमें उन्होंने वो इस बात पे स्टक थे कि आप हमें ये कन्विंस करें कि कोई साजिश हुई है। तो आज फ़ारूक एच नाइक साहब की जो आर्गूमेंट्स थे वो बेस्ड ही इसके इर्द गिर्द थे कि बेसिकली ये एक आलमी साजिश की कड़ी से मिलती है, क्योंकि जो आलमी दहशतगर्दी की से कड़ी मिलती है, क्योंकि जो उन्होंने बताया फ़ारूक एच नाइक साहब ने जो कोर्ट को बताया कि जॉन रीड एक शू बॉम्बर एक मशहूर है
जिसकी वजह से अब इंटरनेशनली आप जब अगर ट्रैवल जूते करें तो उतरवाए आपको जाते जूते हैं उतरवाए आपने, देते वो वो उस जूतों में बम लेके जा रहे थे, तो वो तो जॉन रीड के ऊपर ये कोई स्टोरी कर रहे थे और उनको ये पता लगा था डैनियल पर्ल को कि जो जॉन रीड है वो मुबारक गिलानी, सैयद मुबारक अली गिलानी साहब कोई हैं, कोई पहुँचे हुए पीर हैं, उनका भी मुरीद थे ये। हाँ। तो ये उस पर स्टोरी कर रहे थे कि ये मतलब ये देखना चाह रहे थे कि क्या ये बाकी सच है या नहीं। तो जब ये इस पे काम कर रहे थे तो ये पाकिस्तान आए 2002 में। तो फरवरी 2002 में इनकी आसिफ फारूकी साहब हैं, एक जर्नलिस्ट जो हमारे दोस्त भी हैं, आप भी जानते हैं उनको, ये BBC में भी थे पहले, लेकिन जापानीज उस वक्त जापानीज न्यूज़ एजेंसी के लिए काम कर रहे थे। तो उनसे इनकी मुलाकात हुई थी डैनियल पर्ल की। तो डैनियल पर्ल ने जब ये इनसे मुलाकात हुई और इन्होंने पीर मुबारक शाह गिलानी से डैनियल पर्ल की मुलाकात करवाई। नहीं हाँ। हुआ ये कि इन्होंने इनको एक साहब और मिले जो आरिफ उनका नाम है और अभी तक मफरूर है, और वो आरिफ साहब अभी तक मफरूर हैं। हाँ। तो आरिफ साहब ने इनको ये कहा कि मैं आपको एक शख्स से मिलवाता हूँ किसको कहा? डैनियल पर्ल को कहा, मतलब आसिफ फारूकी को, जो इन्होंने मतलब कन्वे किया मैसेज, या दोनों को इकट्ठे ही कहा होगा। कहने का मकसद है कि उन्होंने ये कहा कि मैं आपको एक शख्स से मिलवाता हूँ जो आपकी गिलानी साहब से का इंटरव्यू कराने में मददगार साबित होगा। तो हुआ ये कि ये इस्लाम पिंडी में एक बहुत मशहूर है कमेटी चौक, अकबर होटल है, अकबर होटल है रावलपिंडी। कमेटी चौक के आपने देखा होगा तो वहाँ उसका बोर्ड भी नज़र आता है। तो अकबर होटल में ये कमरा 411 में किए हुए थे उमर शेख साहब। उमर शेख साहब जो है, किस नाम से मैं बताता हूँ। उमर शेख साहब जो है लंदन बॉर्न है, ठीक है। ये उस मुजफ्फर फारूकी के नाम से उस होटल में ठहरे हुए थे 411 कमरे में, ठीक है। लेकिन जो डैनियल पर्ल से जो मुलाकात हुई उस कमरे में, तो वो उन्होंने अपना नाम बशीर बताया। तो फारूक नायक साहब ये बता रहे थे कि ये जो बार बार इम्पर्सोनेशन है, जो आप नाम बदल बदल के डिफरेंट एलिसेस से मिल रहे हो, होटल वालों को मुजफ्फर फारूकी बताया है, डैनियल पर्ल को बशीर बताया, असल नाम आपका उमर शेख है। तो ये साबित करती कि कोई साजिश थी, और साजिश ये थी कि डैनियल पर्ल को अबडक्ट यानी कि किडनैप करना है, यानी कि अगवा करना है, और फिर किडनैपिंग फॉर रैंसम करना है। तो उससे ये साबित होता है कि जब डैनियल पर्ल साहब कराची गए, जो तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक उन्हें कहा गया कि आप कराची जाएं, वहाँ हम आपकी मुलाकात गिलानी साहब से करवा देंगे। ये तय हुआ था उमर शेख साहब से। तो ये जब वहाँ गए तो उससे अगले दिन, ये तकरीबन 22 या 23 फरवरी की बात है 2002 की, कि ये कराची गए। तो उसके बाद अगले दिन मिसेस पर्ल का आसिफ फारूकी को फ़ोन आता है कि अभी तक पर्ल रिटर्न वापस नहीं आए। तो उसके बाद उनकी बेगम ने ये ईमेल्स भी शेयर की, दो उनको ईमेल्स गई। एक ईमेल की थी जिस पे डैनियल पर्ल को बताया गया कि वो हमने उसको किडनैप किया और इतना रैंसम है, वो पे करें। उसके बाद जब वो नहीं पे हुआ तो कुछ दिनों बाद दोबारा एक ईमेल की गई जिसमें ये कहा, उनकी तस्वीर भी भेजी गई कि जिसमें उनको दिखाया गया कि वो शिकंजे में, मतलब शक्ल थे, यानी जंजीरों में थे, जकड़े हुए थे, और किडनैपिंग थी कि नहीं तो हम कत्ल कर देंगे। तो कुछ उसके बाद कुछ अरसे बाद उनका डिकैपिटेट, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, मतलब सर तन से जुदा भी कर दिया गया। तो ये एक इंटरनेशनल इशू बन गया था, और इस पे फिर जो गवर्नमेंट है, मतलब जो यूएस है, तो वो भी इन्वॉल्व हो गया, वो सारा कुछ फिर यहाँ पे होगा। तो फारूक एच नायक ये बताना की कोशिश कर रहे थे कि ये जो सारा हिस्सा है, जो ये कड़ी है, यानी जो भी ड्रामा किया गया, नाम बदले गए, होटलों में मुलाकातें हुई, ये साबित करती है कि कोई साजिश थी, और ये साजिश किडनैपिंग फॉर रैंसम थी। और फिर उन्होंने कहा कि जो है आसिफ फारूकी की जब विटनेस रिकॉर्ड हुआ, क्रॉस एग्जामिन हुआ, उसके बयानात पढ़े गए। हाँ, बयानात उन्होंने 2-3 विटनेसेस के बयान उन्होंने वो उस मीटिंग को कंफर्म किया जो कि रूम नंबर 411 के अंदर हुई। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो रिसेप्शनिस्ट है उसका भी एक बयान है, आमिर अफजल कुरैशी। फिर उसके अलावा पिछली हियरिंग में उन्होंने बताया था कि जिस टैक्सी में डैनियल पर्ल, वो उस ड्राइवर का और उसका, तो ड्राइवर ने लेकिन आज अदालत की तरफ सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं वो ये कह रहे थे कि डैनियल जो अहमद उमर शेख है, जो एक्यूज हैं, जब इनको गिरफ्तार किया गया था तो इनको रिमांड तफ्तीश के लिए जो है वो लाया जाता रहा, और शनाख्त जो है वो आमिर अफजल कुरैशी जो है वो कोर्ट रूम में की, जबकि
शनाख्त का अमल तो 164 का बयान या शनाख्त जो है वो तो मजिस्ट्रेट के सामने जेल के अंदर होती है, तो ये एक अनोखी ये बात ऐसे क्यों हुई? और क्योंकि वो कोर्ट में आता जाता रहा, लिहाजा कोई भी उसको पहचान सकता है कि मैं बता रहा हूँ ना कि वो ये बात को कन्विंस नहीं है कि कोई साजिश है। तो फारूक एच नाइक ने कहा कि देखें कोई जो डॉक्यूमेंट जब चैलेंज ना हो ना तो ये केस लॉ है कि उसको एक्सेप्ट किया जाता है। अब उस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे थे कि जो रिमांड ऑर्डर था उनका जिसके अंदर वो पेश किया था और कि ये फैब्रिकेटेड नहीं है या नहीं है, इसको चैलेंज नहीं किया गया, लेकिन वो फिर आया था कि जी उन्होंने कहा कि ये फैब्रिकेटेड है, कुछ इस तरह की बात भी दिमाग से आई थी। उसके बाद ना तो अच्छा इसमें आए आप, ये जो आज एक बड़ी अहम बात भी और आई थी सामने, वो DW1 ये रऊफ शेख है जो हैं, वो कहते हैं कि ये करीबी अजीज़ हैं अहमद उमर शेख के, शायद चचा वचा हैं या क्या है इस तरह के, वो डिफेंस विटनेस हैं। उनका एक स्टेटमेंट जो है वो आज उन्होंने उसका हवाला दिया और कल शायद उसके ऊपर भी वो आर्गू करेंगे, तो वो सुना आपके पास काफ़ी कुछ है उस बारे में? नहीं, उसमें हुआ ये कि फारूक एच नाइक साहब ने कहा कि उमर शेख साहब की स्टेटमेंट भी पढ़ के सुनाई, और उमर शेख साहब की जो स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने एक अप्रीहेंशन यानी एक ख़तरा बताया कि मुझे ये पकड़ के अमेरिका को एक्स्ट्राडाइट कर देंगे। उमर शेख साहब ने ये अपने स्टेटमेंट में, हाँ नहीं अमेरिका को ये एक्स्ट्राडाइट कर देंगे। फिर उन्होंने आगे चल के ख़ुद भी कहा कि अगर उन्होंने अमेरिका को एक्स्ट्राडाइट कर दिया तो अमेरिका उसी तरह सफ़र करेगा, यानी कि क्या उर्दू में क्या लफ्ज़ होगा, उसी तरह भुगतेगा जिस तरह इंडिया ने किया था। तो इंडिया का रेफरेंस इस तरह है कि आपको याद होगा कि एक ये वो उनके स्टेटमेंट को अपनी अप्रीहेंशन जो है रिमांड के दौरान में जो वो उसका हवाला दे रहे, उस डॉक्यूमेंट का हवाला दे रहे। तो उसने कहा कि ये इसका स्टेटमेंट कोई छोटी बात नहीं है, ये स्टेटमेंट साबित करती है कि ये इंटरनेशनल टेररिज्म की कड़ी है। और फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो इंडिया का हवाला है, ये इंडिया का हवाला उस हवाले से जो आपने जिक्र किया ना DW1, वो उन्होंने ये कहा था कि ये मुझे अपनी स्टेटमेंट में ये कहा था कि मुझे मालूम है कि ये इंडिया गए थे और वहाँ ये गिरफ़्तार भी हुए थे। और फिर उन्होंने ज़्यादा डिटेल नहीं, लेकिन उसका फारूक एच नाइक ने हमें ये बताया कि आपको याद हो कि जो एक इंडियन एयरलाइन का तैयारा अगवा हुआ था जो खटमंडू से अगवा हुआ था और अफ़गानिस्तान जाके उस पर काफ़ी दिन, अब वो उसके अंदर जो उनका स्टेटमेंट है वो उसमें उन्होंने डिनाई किया है। वो जो रऊफ शेख हैं वो अपने बयान के अंदर ये कहते हैं कि हाँ मेरे इल्म में बात है कि अहमद उमर इंडिया गए थे, इंडिया में अरेस्ट हुए थे, वहाँ पे इनके ऊपर कोई मुकदमा भी चला था, लेकिन वो इस बात से डिनाई करते हैं कि अहमद उमर शेख की रिहाई उस जो तैयारा जो खटमंडू आप कह रहे हैं ना जो अगवा हुआ था, जिसके उसके बाद मौलाना मसूद अजहर वगैरह जो हैं वो रिहा हुए थे, तो वो कहते हैं कि आया ये उसी सिलसिले में ये हुआ था, ये उनको इल्म नहीं है, ये उनको इल्म नहीं है, ये उन्होंने कहा इस बात का मुझे लेकिन वो इस बात पे एम्फेसिस करते हैं कि उमर शेख साहब ने खुद अपने स्टेटमेंट में इंडिया का जिक्र किया, तो जब इंडिया का जिक्र किया तो उनका मकसद यही है। तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के सामने जो अपीलें पड़ी हैं उसमें तो प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध की तरफ से भी है, लेकिन रूथ पर जो उनकी माँ है और जोडी पर जो उनके वालिद हैं उनकी तरफ से भी एक पटिशन आई है, ऑल्दो के उमर शेख साहब की तरफ से भी पटिशन आई है, क्योंकि हुआ ये था कि इनकी बेवा नहीं है, उनके वालिद और वालदा, हाँ वालदा बेवा की तरफ से, ये करेक्ट कर लीजिए, वालदा बेगम नहीं, बेगम की तरफ से नहीं है, वालिद और वालदा की तरफ से। आई स्टैंड करेक्टेड सर। तो रूथ पर्ल जो है उनकी वालदा हैं और जोडी पर्ल उनके वालिद हैं, उनकी तरफ से भी अपील है ये, जिनको फैसल सिद्दीकी साहब उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो असल में सिंध हाई कोर्ट में ये अप्रैल की बात है, अप्रैल में सिंध हाई कोर्ट ने उनको सज़ा जो है उमर शेख की कन्वर्ट करके 7 साल कर दी थी, जो कि पूरी हो चुकी है। लेकिन उनके 3 जो अकम्प्लिसेस थे उनको रहा कर दिया था, तो ये उसके खिलाफ आए कि नहीं ये चूंकि उन्होंने, और लेकिन इस सब के बावजूद जो है वो उसको रिहा नहीं किया गया सिंध हुकूमत की तरफ से। पहले तो 16 MPO के अंदर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के अंदर उनको नज़रबंद रखा गया था, फिर वो रिव्यू बोर्ड वाला इशू भी था, तो अभी तक वो रिहा नहीं हुए। बाद में पहले मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर 90 दिन के लिए किया था, उसके बाद जो सेक्शन 11 है ATA का, एंटी टेररिज्म एक्ट का, उसके तहत भी उनको 90 दिन का किया था, उनको एटलीस्ट मुद्दत पूरी हो चुकी है, एटलीस्ट 3 दफ़ा किया है। हाँ। और मेरे ख्याल में 3 मुद्दत पूरी हो चुकी है। मई में आया था ना मेरे ख्याल में, मई या अप्रैल में सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट आई, लेकिन मेरे ख्याल में तीसरी अभी मुद्दत पूरी नहीं हुई, तीसरी के दौरान ये हेयरिंग शुरू हो चुकी है। तो ये
उनको मतलब वो ये चाहते हैं कि उनको जो कत्ल की सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि चूँकि कोई जो ट्रायल कोर्ट ने सजाएं हाँ, दी थी उनको, ट्रायल कोर्ट ने सज़ा दी थी। लेकिन बात वो ये ना कि हाई कोर्ट ने भी इसी के ऊपर कि ये कोई साजिश नहीं है, लैक ऑफ एविडेंस नहीं है, और किसी के मुंह से ये बात नहीं बनती कि ये कंस्पिरेसी हैच हुई थी, इस वजह से उन्होंने शक की बुनियाद पे उनकी 7 साल सज़ा दे दी थी। तो इसलिए ये अपील पे आए कि नहीं, 7 साल सज़ा नाकाफ़ी है, उनको सज़ाए मौत या जो भी उम्र कैद जो भी है वो देनी चाहिए। तो अब देखें, अब सुप्रीम कोर्ट, अब कल फारूक नाइक साहब। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपसे इस सिलसिले में बातचीत होती रहेगी और हम पहुंचाते रहेंगे जो भी हैं। ये बड़ी एक अहम, अब मैंने जो आपसे बात की थी ना कि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पहलू जो हैं वो हैं उसमें। तो देखते हैं कि क्या इंटरनेशनल का लफ्ज़ भी आ गया। हाँ, तो उसमें है। तो अमरीकी सहाफ़ी वॉल स्ट्रीट जर्नल के इंडिया के अंदर मुंबई में ब्यूरो चीफ थे, और वो एक ऐसी स्टोरी जो कि जॉन रीड शू बॉम्बर, जिसके बाद एयरपोर्ट्स के ऊपर जूते उतरवा के तलाशी ली जाती है, वो वाक़या वो इक़दाम इंट्रोड्यूस करवाए गए। उस पर स्टोरी करते हुए पीर सैयद गिलानी से मिलना चाहते थे। उस मुलाकात के लिए कराची, और कराची में उनका अगवा और मर्डर, और इस हवाले से सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ये जो है ये एक साजिश के तहत हुआ था, उनका अगवा भी और उनका मर्डर भी, और उसमें जो है वो की जाए। सिंध हाई कोर्ट जो प्रोसिक्यूशन जो है उसके इन आर्गूमेंट से मुतमईन नहीं हुई थी, और उस फैसले के ख़िलाफ़ अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ारूक नाइक के दलाइल हैं। और उनसे भी जब हमारी बात हुई है, तो जब हम उनसे पूछते हैं तो कहते हैं कि आप सहाफ़ी बहुत जल्दी जो है वो कंक्लूजन पे जंप इन कर जाते हैं। तो हम तो भाई वकील हैं, हम अपना केस लड़ रहे हैं, बाकी फ़ैसला अदालत ने करना है। तो देखते हैं, अभी तो ये शुरू हुआ है, अभी तो एविडेंस पढ़ी जा रही है। एविडेंस पढ़ने के बाद फ़ारूक नाइक कहाँ अदालत को कितना कन्विंस कर पाते हैं, और फिर उसके बाद जाहिर है कि अहमद उमर शेख और दीगर मुल्ज़िमान के जो वकला हैं उनकी भी आर्गूमेंट्स होंगे। तो ये केस लगता है कि लंबा चलेगा। तो जैसे जैसे हमें इत्तला मिलती जाएगी, जैसे जैसे हम इसको कवर करेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। शाराए दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।